हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? तो यह जो हुआ आपके घटोत्कच, जिसका कार्यकाल कब से कब माना जाता है? 280 से 320 ईस्वी तक। किसका उत्तराधिकारी? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, तो यह जो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? तो यह की थी आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट है कि गुप्त संवत, जिसकी शुरुआत 319-20 ईस्वी में हुई थी, इस शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो की थी आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसकी शुरुआत? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए कब हुई थी? 319-20 ईस्वी। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, तो यह जो हुआ आपका कौन हुआ दोस्तों? तो समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त, जो राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में बैठा। कौन? समुद्रगुप्त। किसका उत्तराधिकारी था? तो यह जो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम का था। चलिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त को। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। कौन? समुद्रगुप्त। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आगे है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो यह जो था आपका हरिसेन था। कौन था दोस्तों? हरिसेन। किसका दरबारी कवि? तो समुद्रगुप्त का। चलिए आगे है, किसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी? किसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी? किसने की थी? तो यह की थी आपके समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। चलिए आगे है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो यह जो था आपका विष्णु का था। किसका था? विष्णु का। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का था। किसका? विष्णु का। चलिए, किसने अश्वमेधकर्ता एवं विक्रमक की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? तो यह जो की थी आपके समुद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने, जिसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है? कविराज। जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता एवं विक्रमक। चलिए आगे है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यह जो हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका उत्तराधिकारी? समुद्रगुप्त का। यानी समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कब गद्दी पर बैठा? 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। यानी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था।
किसके समय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कौन था? चीनी बौद्ध यात्री। आगे है कि समुद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ, कौन हुआ? तो कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, जो जिसका काल माना जाता है 415 से 454 ईस्वी, जो किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चलिए आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की? तो यह की थी कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। चलिए आगे है, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंद गुप्त हुआ। कौन हुआ? स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंद गुप्त हुआ। चलिए आगे है कि हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। हुनों का आक्रमण शुरू हो गया, यानी किसके समय से शुरू हो गया? तो यह जो हो गया स्कंद गुप्त के शासनकाल से। किसके? स्कंद गुप्त के शासनकाल से किसका आक्रमण शुरू हो गया? तो हुनों का। आगे है, अंतिम गुप्त शासक था। अंतिम गुप्त शासक। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो यह जो था आपका विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। चलिए आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि था। कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। क्या थे? आयुर्वेदाचार्य। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित प्रचलित ग्रंथ कौन सी है? तो यह जो है आपके पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी प्रचलित ग्रंथ कौन सी है? पंचतंत्र। जो किस भाषा में है? संस्कृत में। को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा माना गया। किसको? पंचतंत्र। जो किस काल की है? गुप्त काल की। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। इसके 5 भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। चलिए आगे है कि आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखी? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखी है? तो आर्यभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट है कि किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किसने बताया? पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था आर्यभट्ट ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। चलिए आगे है कि ब्राह्मीहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त का संबंध किस शासक से था? किसका था? किस शासक से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो यह जो थी आपकी क्या थी दोस्तों? प्राकृत थी। क्या थी? राजकीय भाषा क्या थी गुप्त काल की? तो प्राकृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपया। क्या कहा जाता था? रुपया। चलिए, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ, यानी मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ किस काल में हुआ? तो यह जो हुआ था आपके गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। नेक्स्ट है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला है। पहली बार किसी महिला को सती होने का प्रमाण मिला है। यह जो मिला है आपके 510 ईस्वी के भानुगुप्त की एरन अभिलेख से। क्या मिला है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किसके अभिलेख में? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, कम 510 ईस्वी के। चलिए आगे है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका। और वृद्ध को कुटनी कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे?
गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो किस धर्म के थे? तो वैष्णव के थे। नेक्स्ट है कि गुप्तों का राज चिन्ह था, क्या था? तो विष्णु का वाहन गरुड़ था। क्या था? विष्णु का वाहन गरुड़। किसका राज चिन्ह? तो गुप्तों का। नेक्स्ट है कि अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्त है। क्या है? तो गुप्तकालीन है। यानी अजंता की 16 नंबर और 17 नंबर गुफा जो है वह किस काल की है? तो गुप्त काल की है। किस काल की है? गुप्त काल की। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? चित्रशाला। यानी 17 नंबर को क्या कहा गया है? गुफा संख्या 17 को तो चित्रशाला कहा गया। चित्रशाला जो है में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। किसमें? चित्रशाला में, गुफा संख्या 17 में। चलिए, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित है? अजंता की गुफा जो है वह बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान से है। किससे है? महायान से है। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी। क्या थी? देश थी, जिसके शासक को गुप्ता कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कहलाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो यह दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहलाता था? दंडपाशिक। दंडपाशिक यानी पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो दंडपाशिक। चलिए, नेक्स्ट है कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को कहा जाता था, तो चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गुप्त काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी? ग्राम। और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य मोहतर कहलाते थे। प्रशासन की छोटी इकाई थी जिसको क्या कहा जाता था? ग्राम। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेठ। चलिए, दामोदरपुर ताम्रपत्र का संबंध जो है, दामोदरपुर ताम्रपत्र का संबंध जो है वो कुमारगुप्त से है। किससे है? कुमारगुप्त से है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना हुआ करता था? कितना हुआ करता था? कमेंट करके बताइए। चलिए, आगे है। गुप्त काल में ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था जो जोतने योग्य नहीं होती थी? तो उसे कहा जाता था सील। क्या कहा जाता था दोस्तों? सील, जो जोतने योग्य नहीं थी। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? तो रोहट या घंटी यंत्र का। ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या था? उज्जैन था। कौन सा जगह? उज्जैन था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। चलिए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासक के राजाओं ने जारी किए? तो गुप्त राजाओं ने। कौन से राजाओं ने? गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को अभिलेख में क्या कहा गया है? गुप्त काल के स्वर्ण जो मुद्रा थे उनको अभिलेख में क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? दिनार। चलिए, गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर के बारे में देखते हैं। जैसे विष्णु मंदिर है, कहाँ है? तिगवा में है। शिव मंदिर भुमरा में है। लक्ष्मण मंदिर कानपुर में। पार्वती मंदिर नैना कुठार में है। और दशा अवतार मंदिर देवगढ़। ठीक है। शिव मंदिर खो और भीतर गांव मंदिर जो है वह भीतर गांव में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।